हेलो, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं तेजस्वी, साइकोलॉजिस्ट, आप लोगों के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने आई हूँ। बेसिकली हमारा फोकस पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड के वीक हो जाने के रीजंस की ओर होगा कि आखिर कौन से ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं जो रिलेशंस को वीक करती हैं। खास करके ये नोटिस में तब आती हैं जब एक बच्चा टीन एज में होता है, और सबसे ज़्यादा ये इशू टीनेजर्स के साथ ही, मतलब टीनेजर्स और पेरेंट्स ही फेस कर रहे होते हैं कि उनका जो रिलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कई बार मेसी सा हो जाता है। एक एनवायरनमेंट जो है होता है वो पीसफुल और लवेबल नहीं रह करके आर्ग्यूमेंट्स और मिसट्रस्ट क्वेश्चन से भरा हुआ हो जाता है। तो हमारे भारत में, जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम माना जाता है, जहाँ पूरे विश्व को परिवार माना जाता है, जहाँ माँ को धरती के बराबर और पिता को आकाश के बराबर माना जाता है, जहाँ माँ हर बच्चे को कृष्ण और राम समझती है, वहाँ आखिर ऐसे क्या गड़बड़ी आ जाती है कि अचानक से पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बिगड़े हुए, नासमझ, आवारा, ढीठ और बिल्कुल ही इररेस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ बच्चे ट्रीट होने लग जाते हैं, समझ में आने लग जाते हैं। और सिमिलरली बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है कि उनके पेरेंट्स उनको समझते नहीं हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पेरेंट्स दकियानुसी बातें करते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स बाकी दूसरे पेरेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रूड हैं, या फिर सारे पेरेंट्स ही ऐसे ही। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है जहाँ पॉजिटिविटी और प्यार कम, एग्रेशन, डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा। तो मैं बस फोकस उन पॉइंट्स पे करने वाली हूँ जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से और जो मेरी लर्निंग रही है इस फील्ड में, उससे मुझे समझ में आता है कि रीज़न है या हो सकता है किसी भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के वीक होने का। यहाँ एक बात मैं एज डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगी कि हर एक बच्चा यूनिक है, उसकी पोटेंशियल्स यूनिक हैं, पेरेंट्स भी यूनिक हैं, और हर एक इंडिविजुअल के अपने एक्सपीरियंस, सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस 1000 लोग करेंगे, वो 1000 तरीके से उसको फील करेंगे। सिमिलैरिटी हो सकती है मगर इक्वालिटी नहीं। तो यहाँ पे मैं उन्हीं मेथड्स, उन्हीं टिप्स, ट्रिक्स को शेयर करूँगी जो हमारे रिलेशन को बेटर करें, और उन बातों की ओर फोकस करने का कोशिश करूँगी जो मुझे लगता है रिलेशंस को नोइंगली अननोइंगली ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि कोई भी साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल इशू एक दिन में कभी नहीं आता है। उसके पीछे एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड भी काम कर रहा होता है, उसके पीछे कई सारी बातें और बिहेवियर्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, कई सारे एक्सपीरियंस और बिलीव्स होल्डेड हो सकते हैं जो कंबाइंड होकर के आपके सामने जब प्रेजेंट हुआ तो वो शायद अनएक्सेप्टेबल था या वो अच्छा नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों का भला चाहने में ही कई बार बुरा कर देते हैं, और बच्चे जो हैं वो फादर को, मदर को या पेरेंट्स को, गार्जियंस को एक कोऑपरेटिव फिगर ना देख करके एक कंट्रोलिंग फिगर की तरह देखने लग जाती है, और हम उसकी भला चाहने में ही इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग, डिमांडिंग और मतलब रूलिंग हो जाते हैं कि हम पेरेंट्स नहीं रह करके एक अथॉरिटी ही बन जाते हैं उनके लिए, और वहाँ हमारा इमोशनल डिटैचमेंट और स्पेस, मतलब जो रिश्ते में जिसको दरार कहते हैं, जिसको खाई कहते हैं, वो आने लगता है जो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला एक रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। जब पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है, और उसका रीज़न होता है कम्युनिकेशन गैप। और कम्युनिकेशन गैप में कई पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला, हम क्लियरली बातों को बता नहीं रहे होते हैं, मीन्स बच्चे के सारे सवाल का जवाब उनको सेटिस्फाइंग नहीं मिल रहा है, या फिर डायरेक्ट एज ए अथॉरिटी हमने उनको कमांड्स दे दिए और उसने नहीं सुना, तो उसके लिए पनिशमेंट्स आ गए, फिजिकल, वर्बल पनिशमेंट, इमोशनल पनिशमेंट, हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, 2 दिन से बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर लेवलिंग कर देना। तो ये सारे कम्युनिकेशन गैप का हिस्सा है जो लीड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग की ओर। और दूसरा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी यहीं पे आता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत सही समझते हो, आपको लगता है कि ये बिहेवियर बच्चे को लर्न कर लेना चाहिए और इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम एक गाइडलाइंस दे देते हैं एक दिन अचानक से, क्योंकि अब हमें लगता है हमारा बच्चा इतना बड़ा और समझदार हो गया है, तो हम उसको बोल देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना और ये करना है। जैसे कि उसने आया और बताया कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे और हमने ये मूवी देखी, ये किया, वो किया। अचानक से हमने उसको बोल दिया कि तुम ये मूवी नहीं देखो, तुम कैसे गए, तुम्हें अब हम पॉकेट मनी नहीं देंगे, या तुम उन लोगों से फ्रेंडशिप खत्म कर दो, वो बहुत बुरे हैं, या ये बिहेवियर बहुत बुरा है। बट हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्यों। ये कंट्रोल है। इसको आप
बेटर कर सकते हो थ्रू योर कम्युनिकेशन, जो मैंने अपने पास्ट वीडियो में भी बात किया, क्यों कैसे क्या पे बहुत अच्छे से डिटेल में बात करें, एग्जाम्पल्स दें। तो कम्युनिकेशन गैप, कंट्रोल, क्रिटिसिज्म, वो भी यहीं पे है। जब बच्चे की किसी भी गलत बिहेव को, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमें लगता है नहीं होना चाहिए, तो उसमें बार बार उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ये चीज़ कई बार बचपन से चला आ रहा होता है, और क्रिटिसिज्म इन द फॉर्म ऑफ लेबलिंग हो रहा होता है। जैसे तुमसे तो कोई काम ठीक से हो नहीं सकता है, एक काम बोलते हैं तुम ये बिगाड़ के चार काम बिगाड़ के चले जाते हो, या फिर तुम पढ़ाई में इतने खराब क्यों हो, बैठ करके तुम करते क्या रहते हो, क्लास में जब टीचर समझाते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, तुम इतना गलत क्यों लिखते हो। इस तरह के चीज़ों से उसको लेबल करने का रिजल्ट ये होता है कि एक तो उसके मन में एक फीलिंग आ रही होती है कि आई एम नॉट बीइंग लव्ड, मुझे प्यार नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो मुझ में सिर्फ बुराइयां ही देखते हैं। और बच्चे इसको इंटरनलाइज भी करने लगते हैं, बिकॉज बच्चों ने दुनिया को आपकी नज़रों से ही देखना सीखा है, तो वो अपने आप को भी आपकी नज़रों से ही देखते हैं। तो जो बिलीव आपने उसके मन में अपने लिए बना रखी है, उसको बोल बोल करके उसका भी बिलीव यही बना दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बिलीव बना रखा है कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, मगर हिंदी में तो बहुत बेकार है, उसे लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पसंद है, वो हिंदी पढ़ना नहीं चाहता। अब आप बार बार उसके सामने भी ये चीज़ बोलते हो, आगे लोगों से भी डिस्कस करते हो, मे बी आप प्राउड फील करते हो कि मैथ्स वाले बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें वो भी इंटरनलाइज कर रहा है, और वो उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, चीज़ को इग्नोर कर रहा है, या अनकॉन्शियसली इस बिलीव को होल्ड कर रहा है कि मुझे हिंदी नहीं पसंद है। अब जब भी उसके सामने हिंदी आएगी, वो उसके लिए रिएक्टिव हो जाएगा, नहीं पढ़ना चाहेगा, नहीं देखना चाहेगा, बोरिंग है, इस तरह की बातें बोलेगा। वही एनर्जी जो वो वहाँ पे लगाता, तो मे बी जो भी उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उससे बढ़िया करता, या फिर एटलीस्ट वो उस चीज़ को इतना हेट नहीं करता, इन्जॉय करता नॉर्मली। तो जो बिलीव आपने अपने मन में बना रखे, उसको बार बार बोल बोल करके बच्चे के अंदर डाल देते हैं। क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें कि ये ना पढ़ाई में अच्छा नहीं, इसका ना पढ़ाई में मन नहीं, खेलने में तो बहुत उस्ताद है। तो अनकॉन्शियस में ये चीज़ें हमारी उतरती जाती हैं, और हम एक्चुअली में वैसे होते जाते हैं और वैसा करने लगते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स भी ये जानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म में हम अक्सर ये कर देते हैं कि कंपैरिजन में क्रिटिसिज्म करते हैं। जैसे घर में दो बच्चे हैं, या अड़ोस पड़ोस का कोई बच्चा या फ्रेंड है, तो कंपैरिजन चलने लगता है कि वो अच्छा है, तुम बुरे हो, देखो वो छोटा है मगर तुमसे अच्छे से खाना खाता है, देखो तुम खाना गिराते हो, देखो वो कितना जल्दी कर लेता है, तुम तो नहीं करते हो। आप ये सोच के कर रहे हो कि उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग आएगी, वो डिफीट करना चाहेगा, बट आपने उसको कंपेयर करके, क्रिटिसाइज करके, कंपटीशन में डाल के उसके जो डेवलपमेंट है ना, उसमें बहुत सारे रोड़े लगा दिए। जो कंपटीशन वाली फीलिंग है वो जेलसी को लेके आ रही है, और जो कंपैरिजन जो चल रहा है, उसी कंपैरिजन के कारण तो आप कंपटीशन ला रहे हो। तो वो जो कंपैरिजन चल रहा है वो चीज़ों को लाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको एल्फ्रेड एडलर ने कहा है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब आता है जब हमें बार बार बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिलने लगते हैं, तो हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। उस स्टेज में कोई इंडिविजुअल ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस का डिसरिस्पेक्ट करने वाला भी बन सकता है, और आफ्टर अ सर्टन एज वो चीज़ों को लाइटली लेने लगेगा कि मेरे से तो हो ही जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और भी ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि वो लीड करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, वो लीड करता है एक लो सेल्फ स्टीम को, जहाँ बच्चे अपने आप जहाँ उनके अंदर सेल्फ वर्थ की जो फीलिंग है वो बहुत कम होती है, नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन से, जो मे भी आपने बहुत भला सोच के किया था, आता है। तो लो सेल्फ स्टीम वाला बच्चा मीन्स जो बार बार कंपैरिजन में जिस बच्चे को नीचे रखा जाता है, हर बार किसी के कंपैरिजन में उसको नीचे रखा जा रहा है, वो बच्चा एक लो सेल्फ स्टीम, और लो सेल्फ स्टीम जो है वो लीड करता है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी जैसी चीज़ों को, जिसके कारण अब उनके सामने कभी भी कोई चैलेंज आएगा, कभी भी कोई सिचुएशन फेस करने के लिए आएगा, तो पॉसिबल है कि वो बच्चा उस लो सेल्फ स्टीम, उस लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़ने में अपनी ज़्यादातर एनर्जी लगा देगा। वो उस चैलेंज को में अपनी 100% एनर्जी नहीं लगा करके अंदर ही अंदर इन बातों में उलझा रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। उसी के लिए कंपैरिजन ना करें, जैसा भी है उसको शुरू से एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो नाउ चेंज दिस, अफर्म दैट वी एक्सेप्ट यू एज यू आर एंड यू आर गुड। और 100% बच्चे किसी ना किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, हमें उसको ढूंढना पड़ता है। फिर एक और गलती, कंट्रोलिंग, जिसके बारे में मैंने बात किया कि हम उसे सीधा सीधा रूल दे देते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना। इससे रिलेटेड एक थ्योरी है, एरिक एरिक्सन ने बताया है कि हम लाइफ में स्टेजेस बाय स्टेजेस ग्रो करते हैं, और हर स्टेज में कुछ लर्न करते हैं, और अगर उसको ढंग से लर्न कर लेते हैं तो कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, और अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं,
तो कुछ निगेटिव आउटकम्स होते हैं। तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी और इनिशिएटिव वर्सेस सेम एंड गिल्ट का स्टेज होता है, जो 2 से 6 साल के बीच में, 2 से 3, 4 और 4 से 6 के बीच में आता है हमारे। वहाँ पे बच्चे यूजुअली 2-3 साल के बच्चों को हम क्या करते हैं कि अरे तुम तो खाना खुद मत खाओ, तुम पूरा गंदा कर दोगे, कपड़े गंदे कर दोगे, इसलिए तुम मत खाओ, हम खिला देते हैं। तुम ये मत करो, हम कर देते हैं। तुमसे कलर टूट जाएगा, उसी के लिए हम करवा देते हैं। या फिर ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, हर एक मिनट में उसको कमांड। अगर वो कैरम खेल रहा है तो इधर से मारो, इधर से नहीं मारो, ठीक है। और गड़बड़ हो गया तो उसको फटाक से डांट देना कि मैंने बोला था ऐसे करने, ऐसे क्यों किया, ऐसे करते तो हो जाता। ये वाली चीज़ कंट्रोलिंग का पार्ट है और ये लीड करती है इन्फेरियोरिटी के फीलिंग को, गिल्ट को, शेम को, सेल्फ डाउट को। और जब बच्चा गिल्ट, सेम और सेल्फ डाउट में होगा तो उनमें कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव लेने का गुण, जो हम 14, 15, 17 साल के बच्चे या एज ए एडल्ट हम चाहते हैं कि वो हर बात में इनिशिएटिव ले, 10 लोगों के बीच में अपनी बातों को खड़ा होकर कह सके, वो कैसे कहेगा? क्योंकि उसने हर बार घर में खुद को कंट्रोल्ड देखा है, घर में खुद को क्वेश्चन देखा है, तो वो बाहर के लोगों से क्वेश्चन होने के फियर में रहेगा, वो अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे होगा। तो कंपैरिजन, कंट्रोल, क्रिटिसिज्म हेल्पफुल नहीं है। पनिशमेंट हम कई बार बच्चे को दे देते हैं, वर्बल, इमोशनल, फिजिकल, इस तरह के जो पनिशमेंट हैं वो हेल्पफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा इससे उल्टा एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं रेनफोर्समेंट, उसका यूज़ कीजिए। पनिशमेंट भी अगर हो तो कभी भी फिजिकल पनिशमेंट जो बहुत हार्श हो कभी नहीं देना चाहिए। मीन्स एक बार को आप उनको अपना एग्रेशन तो शो कर सकते हो, उनसे अपना डिससेटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट को शो कर सकते हो और करना भी चाहिए जब आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, मगर ऐसा पनिशमेंट जो उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म करता हो कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड जो उनके सेल्फ वर्थ पे डाउट क्रिएट करता हो अपने एग्रेशन में नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट इट इफ इट इज़ देयर। देन इज कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप, यहाँ तो मैंने निगेटिव कम्युनिकेशन की बात की। कम्युनिकेशन गैप कम्स व्हेन द थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड व्हाई। जब वो आपसे बातें करने आते हैं तो कई बार हम मोबाइल में, फ़ोन में और काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं होता है, या हम ये समझते हैं कि बच्चा को ये अंडरस्टूड होना चाहिए हाउ मच वी लव देम, और हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट दे एंड ऑल ऑफ अस ऑलवेज वॉन्ट्स द लव। ये हमारा नेटिव और बेसिक डिज़ायर है, नीड है हमारी, टू बी लव्ड, टू बी केयर्ड, टू बी एक्सेप्टेड। तो बच्चों को ये चीज़ फील होना चाहिए आपके बिहेवियर से भी और आपके बात से भी कि दे आर वर्दी ऑफ लव एंड यू लव देम। यू लव देम इन ऑल द सिचुएशंस, यू स्टैंड बाय देयर साइड इन एवरी सिचुएशन। और इसका एक तरीका आपके बिहेवियर में ऐसे आना चाहिए कि जब भी आप उनके किसी बात से डिसएग्री होते हैं या कुछ ऐसा चीज़ सुनते हैं जो आपको लगता है गलत था या नहीं करना चाहिए था, तो फिर उनकी बात को पहले कंप्लीट सुने एंड देन से कि ये वाला जो आपने बात बोला, इस टॉपिक पे हमें बात करना है। और अगर हेट्रेट वाला इन्वायरमेंट नहीं हुआ, एग्रेशन में आप नहीं आए हैं और उसी समय वो बात करने के मूड में, तो उसी समय करें, वरना आराम से उस टॉपिक के बारे में अच्छे से उनका इन्फॉर्मेशन क्या है, कितना है, कैसा है, क्यों है, वो बिलीव जो उसके बारे में वो होल्ड करें, उसको पूरी तरह से समझें एंड देन फिर आप जो समझते हैं वो उनको बताएं कि मैं ये समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये सही है। आस्क देम व्हाट दे फील इज़ राइट, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। उनको सीधे सीधे मत क्लेम कर दीजिए कि यही सही है और यही होना चाहिए। उनसे पूछिए, उनको एग्जाम्पल्स दीजिए, उनको एक्सप्लोर करने का एक स्पेस दीजिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क उनको लेने दीजिए, बिकॉज ये टाइम है जो टीन एज वाला टाइम होता है। तो एरिक एरिक्सन्स थ्योरी 13 to 19 वाला जो एज होता है, हम अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में हमारा स्पेस, हमारा रोल क्या है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी है, उसके अलावा इंडिविजुअली मेरे क्या पावर्स, मेरे क्या कंट्रोल हैं, हमारा अपना नाम और वजूद क्या है। और इस टाइम पे वो लिटरली इसी चीज़ के लिए घूम रहे होते हैं। ये वो एज होता है जब बायोलॉजिकल चेंजेस भी उनके अंदर हो रहे होते हैं और जिसके कारण कुछ बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहे होते हैं, कुछ कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं। और ये तो हुआ उनका मीन्स बायोलॉजिकल रीजंस के कारण जो, और इमोशनल स्टेट में, साइकोलॉजिकल स्टेट में वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहे होते हैं और इसलिए वो अप्रूवल के लिए भागते हैं। इस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे टीचर्स के आइडियल बच्चे बनना चाहते हैं, वहाँ नहीं बन पाते हैं तो वो फ्रेंड्स जोन में जाना चाहते हैं, मगर उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमेशा उनकी फैमिली होती है। अगर वो ये फील कर रहे हैं कि उनकी फैमिली उनसे प्यार करती है, उनको एक्सेप्ट करती है, उन पर ट्रस्ट करती है और उनके सामने कोई डिप्लोमेटिक एग्जाम्पल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स उनसे अच्छाई की तो बातें करते हैं मगर
बच्चे का भी अपना दिमाग है, अपना नॉलेज है, और वो इस एज में बहुत अच्छे से चीज़ों को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, इवन आपको भी। और सेकंड, वो इस समय, और हम सुपर मतलब बहुत अच्छा करना चाहते हैं, नेचुरली हम बहुत अच्छे ड्रीम्स लेके जी रहे होते हैं, हम दुनिया को प्राउड फील कराना चाहते हैं अपने ऊपर, और अपने पेरेंट्स को भी अपने ऊपर प्राउड फील कराना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। हर बच्चा इस तरह के स्टेज में होता है। अगर वो बचपन से बाकी चीज़ों से लादा नहीं गया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, निगेटिव सेल्फ वर्थ, निगेटिव सेल्फ इमेज, तो ये चीज़ बहुत क्लियरली आप भी नोटिस कर पाएंगे। ऑल्दो ये चेंजेस आते हैं, हर बच्चे में आते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है मोबाइल के, फ्रेंड के ऑलरेडी, तो मे बी वो उस तरह के ट्रेंड्स को ज़्यादा अपनाने लगेंगे। हेयर स्टाइल में चेंज, ड्रेसिंग सेंस में चेंज, मूवी के डायलॉग्स को कॉपी करना, और उस तरह के बिहेवियर, एटीट्यूड को शो करना, क्योंकि अब उनके वो आइडियल फिगर वहाँ बन गए हैं, और वो वहाँ उस वर्ल्ड में अपने आप को बनाना और चमकाना चाह रहे हैं। मगर अगर उनका वर्ल्ड आपसे कनेक्टेड है, तो वो आपकी नज़रों में अच्छा होने के लिए जो ज़रूरी उनको लगता है, वो उस चीज़ को फॉर श्योर करने का कोशिश करेंगे। अगर उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए एकेडमिक रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो वो एकेडमिक चीज़ों पे बहुत ध्यान देने लगेंगे, और वो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सेंटर्ड हो जाएंगे। मगर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अगर आप बच्चे को सच बोलने बोल रहे हैं, और वो खुद आपको जानता है कि वो आप बहुत झूठ बोलते हैं, अगर आप उनको पेशेंस रखने की बातें सिखाते हैं, आप उनको बहुत मेहनत करने की बातें सिखाते हैं, मगर आप खुद पेशेंस नहीं रख पाते हैं, आप खुद बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, या कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो फिर वो आपका डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उनका आप पर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। बिकॉज वो एज होता है जब वो आइडियोलॉजीज़ पे चलना चाहते हैं, और आइडियोलॉजीज़ के नज़र से ही सबको तोल रहे होते हैं। और जब ये वाला फेज़ चल रहा होता है, तो जो भी उनकी आइडियोलॉजीज़ है उसके नीचे अगर कोई आ रहा होता है, तो वो स्टेज और फेज़ ही ऐसा होता है कि बाकी लोगों को फिर वो रेस्पेक्ट करना ख़त्म कर देते हैं। और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये फील करते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बच्चों के आइडियल्स ही गलत बन गए हैं। वो डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो करेक्ट नहीं है उसको रियल मान रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को रियल मान रहे हैं। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में आने वाला इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत घटिया भी हो सकते हैं। अब उसने किस सोर्स को रियलिटी मान लिया और उस पर चल रहे हैं, उसके आधार पे वो जज कर रहे हैं, उसी के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड वन मोर थिंग अबाउट, हम यूजुअली जब क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं या बच्चों को अच्छा बनाने की होड़ में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके होते हैं कि हमें ध्यान नहीं होता कि हम बार बार उनकी कमियों का बहुत ज़्यादा चर्चा कर देते हैं, उनसे भी औरों से भी डिससेटिस्फेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट तो शो कर देते हैं, मगर उनकी अच्छाइयों के लिए उनको प्रेज़ करना भूल जाते हैं। दिस इज़ नोन एज रेनफोर्समेंट। जिस चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं ना, उसके लिए आप उसको रेनफोर्स करें। जिस चीज़ को आप घटाना चाहते हैं उसके कई सारे मेथड हैं। जैसे एक होता है निगेटिव रेनफोर्समेंट, एक होता है कि आप उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि वो ना हो, उसको इग्नोर करें। क्योंकि यूजुअली हम जो कर रहे हैं उसमें हमें अप्रिशिएशन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। जब हमें दिख रहा है कि इस बिहेव को करने के बाद हमें इग्नोर किया गया और प्रॉपर टाइम पे कम्युनिकेट किया गया और डिसअपॉइंटमेंट को शो किया गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन की फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। कभी भी किसी भी बच्चे को, किसी भी एज में, कोई भी एज हो, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है। बड़ों से कम सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं होता छोटों में, तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी बात नहीं आनी चाहिए। तो अगर इतना करने के साथ में आप अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं, तो वो उन चीज़ों से विड्रॉ करेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी लव्ड, दे वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड, और वो उसको खोना नहीं चाहेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ हैं जिन पे हम ध्यान दें तो हमारा रिलेशन बहुत बढ़िया हो सकता है, या फिर जिनको हम छोड़ दें तो चीज़ें ठीक हो सकती है। तो क्या था हमारा? कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कम्युनिकेशन गैप, कंट्रोल एंड कंपटीशन। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। कंपैरिजन हमें यूजुअली करना, कभी किसी दूसरे से तो करना नहीं चाहिए। उन्हें खुद बेटर होने के हर अचीवमेंट पे उनको आप रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड इन द सेंस, रिवॉर्ड भी कई तरह से आप दे सकते हैं। एक हग, एक स्माइल, एक प्रेज़, एक उनके पसंद का चीज़, घर पे बना हुआ डिश, और इसके अलावा जो मेथड्स आप यूज़ करते हैं, कई बार आप मूवीज़ ले जाते हो, मॉल ले जाते हो, कोई गिफ्ट देते हो, वो तो आप यूज़ कर ही रहे हो। ये वो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। इमोशनल, एक तरीके से इमोशनल स्ट्रेंथनिंग हो रही है आपके रिलेशन की भी और आपके बच्चे की भी। सेकेंड, कंपेयर, जो उनका होना था वो खुद से होना है। क्रिटिसिज्म को चेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए, उन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कीजिए जो आपको उनमें अच्छी लगती है। जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत पोलाइटली बात करता है, देन डू एडमायर देम कि येस द वे यू टॉक विद एल्डर्स इज़ रियली वेरी गुड। सारे बच्चे आजकल ऐसे बात नहीं करते, आप करते हो, बहुत अच्छा। अपनी इस हैबिट को बनाए रखना, हमें प्राउड फील होता है जब आप इतने अच्छे से बात करते हो तो। या फिर उनके एफर्ट को अप्रिसिएट करें, ना कि उनके सक्सेस को। उनके
मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने एफर्ट नहीं किया और वो जीत गया और हम भी उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या फिर उसने बहुत मेहनत की और वो फेल हो गया और फिर भी हम उसको चैलेंज कर रहे होते हैं कि हाँ देखो तुमने 2 साल तो मेडिकल का तैयारी किया, कुछ तो नहीं कर पाए, छोड़ दो, मैंने बोला था ना साइंस नहीं कॉमर्स लो, या हमने बोला था ना कॉमर्स क्यों लियो, साइंस लेना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें नहीं बोला। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। एंड कंट्रोल वाली चीज़ें, आपका कंट्रोल ऑफ कोर्स होना चाहिए, मगर 2 तरह के जू होते हैं। एक जू में अगर एक एनिमल को आपने एक केज में डाल दिया है, एक छोटा सा 10x6 के केज में या 8x10 के केज में, तो वो कैसा रहेगा। और एक को पूरा मतलब वाइल्ड लाइफ, ओपन वाइल्ड लाइफ दिया है, एक एरिया जिसके बाहर जाकर के वो किसी को हार्म नहीं करेंगे, जिसके अंदर कोई और आके उनको हार्म नहीं कर सकता, मगर उनका अपना वर्ल्ड है। सिमिलरली आप अपने बच्चे को कैलकुलेटेड रिस्क लेने दें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स मी द पॉइंट्स, द ट्रिक्स दैट you are going to use in your parenting style and which you actually are able to connect with. All the best. Bye bye.